नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं की। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है और इसके उद्देश्य क्या हैं और किस प्रकार यह कार्यक्रम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं की जो स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही हैं। ठीक है, तो यह 4 योजनाएं हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। पहली है आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की। इसके बाद तीसरा है हमारा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना और चौथा है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो इन चारों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस प्रकार यह योजना वर्तमान में चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आयुष्मान भारत की। शुरुआत इसकी हुई थी 23 सितंबर 2018 को, यानी इसकी शुरुआत कब हुई है? तो आज हम बात करेंगे पहली योजना है हमारी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यदि मैं बात करूं इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। बात करूं यदि मैं इसके मंत्रालय की, तो इसमें 2 मंत्रालय आपके शामिल है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। यानी कि यह मिल करके यह योजना चलाई जा रही है केंद्र और राज्य के द्वारा, और ये भारत के प्रत्येक राज्य में यह योजना अभी क्रियान्वयन में है। ठीक है, अभी आपको इसी आयुष्मान भारत से रिलेटेड कुछ फर्जीवाड़ा देखने को मिला था कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, फिर भी उन्हें उसका लाभ मिल रहा था, वह इस पे कार्यरत थे, यानी कि वो पेपर पे अभी भी जिंदा थे। ठीक है, तो इस तरह से काफी कैग ने बताया कि इसमें क्या क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, देन इसकी जांच करी गई। चलिए उद्देश्य की यदि मैं बात कर लूं कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, तो पीएमजेवाई पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी, यहाँ पे एक बात आ रही है कि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, अब इसका क्या लाभ है या फिर क्या उद्देश्य है कि स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी मिलेगी आपको, दवा एवं दैनिक उपचार प्रदान किया जाएगा, दवाओं की लागत जो होगी उसको कम किया जाएगा और निदान शामिल है, आपकी जो भी समस्या है उसका यहाँ पे निवारण किया जाएगा। तो इस उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है और इसमें यह चीजें शामिल हैं। आपको स्वास्थ्य पैकेज में सर्जरी उपलब्ध करवाना, दवा और दैनिक उपचार उपलब्ध करवाना, दवाओं की लागत और निदान को शामिल करना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि क्या लाभ होने वाला है इसमें और किस प्रकार यह लाभ वितरित किया जाएगा। तो प्रति परिवार 30,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक के वार्षिक कवर की ऊपरी सीमा पर संरक्षित किया गया है। ठीक है, यानी मिनिमम आपका कितना 30,000 और मैक्सिमम आपका 3 लाख तक का कवर दिया जा रहा है और इससे ऊपरी सीमा को संरक्षित किया गया है। आगे बात कर लें कि पीएमजेवाई सूचीबद्ध माध्यमिक व तृतीयक देखभाल स्थितियों के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को कितना प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का क्या दे रही है, कवर दे रही है कि यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी क्रिटिकल लाइक कैंसर हो जाता है या फिर इससे संबंधित कोई बड़ी बीमारियां हो जाती है, तो आपको 5 लाख तक रुपए का कैशलेस कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कैशलेस, यानी कि आपको 5 लाख तक का उपचार मिलेगा। इसकी ये पैसे आपको आपके हाथ में या आपके अकाउंट में नहीं दिए जाएंगे, आपको बस एक कार्ड बना दिया जाएगा, उसके तहत ही आपको 5 लाख तक का कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत कवर में उपचार के निम्नलिखित घटकों पर किए गए सभी खर्च शामिल हैं। ठीक है, कि जो जो खर्च हो रहा है, चाहे वो दवाई से हो, चाहे वो बेड से रिलेटेड हो, चाहे वो डेली जैसे आप कोई प्राइवेट बेड लेते हो, ठीक है, उसका खर्चा पड़ता है, सरकारी होता है तो वहां पे उतना खर्चा नहीं पड़ता है। तो इस तहत वहां पे जो भी आपकी जांच से रिलेटेड हो गया, आपका एक्सरे हो गया, तो जितनी भी चीजें वहां पे वो गवर्नमेंट करवाएगी, इन सब का कवर इसमें शामिल है। अब इसमें क्या है कि चिकित्सीय परीक्षण, उपचार एवं परामर्श ये इसके अंतर्गत दिया जाएगा। पूर्व अस्पताल में भर्ती, आपको अस्पताल में भर्ती होना है, यदि ऐसी सिचुएशन हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बड़ी समस्या हो जाती है, अचानक से कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है, तो पूर्व अस्पताल में आप भर्ती ले सकते हैं। दवा और चिकित्सीय उपयोगी वस्तुएं आपको प्रदान की जाएंगी। गैर गहन और गहन देखभाल सेवाएं वहां पे दी जाएंगी, यानी नर्स वगैरह। नैदानिक व प्रयोगशाला जांच, जो भी आपकी प्रयोगशाला लाइक मान लीजिए एक्सरे हो गया, ठीक है, आपकी कोई जांच करवानी है, ब्लड टेस्ट करवाना है, यूरिन टेस्ट करवाना है, तो ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। चिकित्सीय प्रत्यारोपण सेवाएं, जहां आवश्यक हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, ठीक है, तो वो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी यहाँ पर क्या है, उपस्थित है। तो यह इसके अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
आवासीय लाभ वहाँ के आसपास रहने के लिए, या उस अस्पताल में, लाइक जैसे एम्स है तो एम्स में रहने की सुविधा उपलब्ध कराना, तो आवास लाभ इसमें दिया जाएगा। खाद्य सेवाएं, खाने से रिलेटेड भोजन प्रदान किया जाएगा। उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं जो भी हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और निदान करने का उपाय किया जाएगा। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक अनुवर्ती देखभाल की जाएगी। ठीक है, नर्स वगैरह जो भी है वो सब आपकी देखभाल करेंगी। आगे देख लेते हैं वित्तीयन इसका किस प्रकार किया जा रहा है, तो यह डिवाइडेड है और किस प्रकार डिवाइडेड है ये देख लेते हैं। तो इस योजना का वित्त पोषण संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, यानी केंद्र राज्य मिलकर के कर रहे हैं। अब इसमें कितना किसका प्रतिशत है इसकी बात कर लेते हैं। तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्र एवं विधायिका के बीच 60:40, और पूर्वोत्तर राज्यों में यदि बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये है 90:10। ठीक है, और यदि विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 100% ये केंद्रीय वित्त पोषित है। ठीक है, जैसे कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे केंद्र और विधायिका के बीच जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 60% केंद्र देगा, 40% विधायिका। वही यदि पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो यहाँ पे 90% कौन देगा, केंद्र, और 10% विधायिका। और जो विधायिका शामिल नहीं है जिसमें सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश है तो वो 100% उसका वित्तीयन केंद्र शासित प्रदेश करेगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया कि किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना, और यही है आयुष्मान भारत जिसमें आपको कुछ फर्जीवाड़ा देखने को मिला था, शायद यही योजना है। ठीक है, शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई। ये भी उद्देश्य क्या है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना, यानी कि स्वास्थ्य अस्पताल उपलब्ध कराना, वहां पर लोग आसानी से डॉक्टर तक उनकी पहुंच हो, इस तरह की व्यवस्थाएं करना। ठीक है, 1 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर स्वास्थ्य जो चिकित्सा है वो उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल्स का निर्माण करना, तो इस तरह से कार्य करना इसके अंतर्गत। आगे ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से एक IT समकक्ष रोग निगरानी प्रणाली स्थापित करना। ठीक है, तो ये कहाँ पे, क्षेत्रीय स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है और ब्लॉक स्तर पर भी है। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को एकीकृत सूचना पोर्टल के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, कि वहां पर आपको सूचनाएं जो भी उससे संबंधित है वो प्राप्त होती रहे। यह 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के सहायता से प्रदान करेगा। ठीक है, और देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित होंगे। तो गांवों के लिए ये रखा गया है और शहरों के लिए ये रखा गया है, जहां पर ये कल्याण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, जब से कोविड-19 आया इसके बाद से बहुत सारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से वहां पहुंच स्थापित कर सके। बेड नहीं थे तो आपको पता है कि स्कूल को सरकारी स्कूल्स को हॉस्पिटल बना दिया गया था, मेडिकल कॉलेजेस को हॉस्पिटल बना दिया गया था। उस क्षेत्र में जो ऐसा एरिया पड़ रहा था जहाँ पर लोग रुक सकते थे उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो तभी से सरकार ने सीखा कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है और बहुत अच्छे से बिल्ड करना है ताकि हम आने वाली जो फ्यूचर की परेशानियां हैं या महामारियां हैं उनसे अपने आप को किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे, किस तरह से बचा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत का बहुत मजबूत हो। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख के फिर ये सारे कार्यक्रम किए गए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला, पोषण अभियान मिशन, इंद्रधनुष जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को बीमारी से बचाया है। तो इसके अंतर्गत यह योजनाएं भी चल रही हैं जिस तरह का कार्य कर रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक गरीबों को निःशुल्क इलाज प्रदान कराया गया है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अन्य योजनाएं इसके अंतर्गत और कौन कौन सी चल रही हैं जो इसी प्रकार की हैं? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, दूसरी आपकी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और तीसरी है जन औषधि योजना, जहां पर जो औषधियां हैं वो मेडिकल स्टोर्स इनके लिए स्थापित किए गए हैं और वहां पे 50% कम रेट पर आपको ये जो जैविक औषधि है वो उपलब्ध, जेनेरिक दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं वो नॉर्मल जो दवाइयां होती हैं उनसे बहुत ही कम दाम पर आती हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं वो उन दवाइयों को अफोर्ड कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आप जाकर के 50% 70% डिस्काउंट पर दवाइयां ले सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है और क्या क्या इसमें चीजें शामिल हैं। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को क्या करना है, मजबूत करना है और बढ़ाना है।
ठीक है। नई स्वास्थ्य करना, मौजूद सुविधाओं को अपग्रेड करना, एक्चुअली ये नई स्वास्थ्य नहीं, इसको कट करो, इसमें मौजूदा सुविधाओं को अपग्रेड करना और यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा संस्थान अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस हैं, यानी कि जहाँ पे जो संस्थान वहाँ पे मौजूद कराए गए हैं वहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें हैं, वहाँ पे अत्याधुनिक वहाँ की जो लाइक एक्सरे मशीन्स हो गई, अदर सिस्टम्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें अत्याधुनिक चीज़ों से लैस हैं, ऐसा बताना। आगे, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, सुलभ वहनीय स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना, यानी कि एम्बुलेंस वगैरह की जो कनेक्टिविटी है या एम्बुलेंस जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, सेम वही है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, कई बार होता है इमरजेंसी वार्ड की जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं इमरजेंसी है और हमें क्या है वहाँ पे आगे कार्य करना है, तो इसके लिए स्ट्रेंथनिंग इमरजेंसी सिस्टम उसको बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य और वेलनेस को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना है। आगे क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2005 में यूँ तो इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 2013 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रख दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, नॉर्मल, इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके बाद इसका नाम परिवर्तित हुआ और 2013 में नाम हो गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत यह योजना चल रही है। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दरों में कमी लाना, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और साथ ही आशा की सहायता प्रदान करना। यदि आप गांव क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे आशा होती हैं, जो यदि कोई धात्री महिला है या गर्भवती महिला है तो उसके पोषण का, उसकी जांच का, सरकारी अस्पताल में उसका पंजीकरण करवाना, यहाँ तक कि उसकी डिलीवरी करवाना, बेड बुक करना, ये सारे कार्य वो देखती हैं और करती हैं और सुनिश्चित करती हैं, डाटा बनाती हैं और सरकार को देती हैं। ठीक है, तो इनकी सहायता प्रदान करना, स्थानीय महामारी व गैर संचारित और संचारित बीमारियों की रोकथाम करना, जो बीमारियां ऐसी हैं जो किसी को छूने से फैलती हैं या जो गैर संचारित है जो छूने से नहीं फैलती हैं, उन सब की रोकथाम करना, महिला एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फाइलेरिया वगैरह की दवाई गांव में वितरित की जाती हैं, ठीक, आपने देखा होगा। तपेदिक, टीबी जैसी बीमारियां हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना, रोकथाम करना। मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसी बीमारियों में कमी लाना। जनसांख्यिक संतुलन व जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में लोगों को जागरूक करना। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष उन्नयन करना। ठीक है, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय का निर्माण सुविधा प्रदान करना और राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी बच्चे हैं उनके टीकाकरण को देखना। तो इस तरह से योजना चल रही है। अब इससे जुड़ी कौन कौन सी पहले हैं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम चल रहा है इसके अंतर्गत। आशा की उपलब्धता बढ़ाना, जैसे मैंने बोला कि आशा क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये धात्री महिला से लेकर के उनके गर्भवती तक का सारा जो कार्य होता है वो देखती हैं। उप केंद्रों में संयुक्त अनुदान देना और रोगी कल्याण समिति इसको बनाना या इसको बढ़ावा देना। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन सी अन्य योजनाएं हैं जिस पर हमें बात करनी है, जो कि निर्माण एवं अवसंरचना से संबंधित योजनाएं होंगी। जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं या हमसे पहली बार जुड़े हैं तो इसके और भी अन्य एपिसोड्स आ चुके हैं, आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।